Okay, I've started that recording on Google Chrome. I'll start the recording on Teams also. So, what I want to know is that you can see my screen. मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। ये सर देख पा रहा है सर। ओके। तो चूंकि ये सेशन हमने इसके लिए रखा हुआ है कि विल डील विथ sections and some other material that we are not covering normally, particularly some case laws also. तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, एक तो हम लोग उस दिन जो रीओपनिंग असेसमेंट पर कुछ देख रहे थे तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लेट मी कम बैक एंड ट्राई टू फिनिश दैट. उसके अलावा वट एवर एल्स यू वुड लाइक टू नो कि जो चीज़ जो अभी तक हमने कवर कर लिया बट उसके सेक्शंस अगर कवर ना हुए हों तो कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट कर दीजिए, तो सो दैट वी कैन डू दैट ऑल्सो. सर कैपिटल गेन्स में सर कुछ ये था सर, डाउट था सर, जो कि मैं सर अच्छा. पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ सर. मुझे अच्छा. कुछ म्यूचुअल फंड्स का एंट्री वो कैपिटल गेन दिखाना है सर, बट मैं उसको अच्छा. दिखा नहीं पा रहा था सर, तो सोचा था क्लास में वो कवर्ड हो जाएगा सर. ठीक है, तो पहले इसको 149 देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं कैपिटल गेन्स पे. तो ये क्योंकि ओके सर. 149 सेक्शन बचा हुआ है हमारा, जो हम लोग रीओपनिंग वाले सेक्शंस कर रहे थे उसमें, तो ये है टाइम लिमिट फॉर नोटिस. तो सबसे पहले 149(1) में पहले मैं इस सेक्शन को बता देता हूँ क्या लिखा है इसमें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो यू कैन रेज क्वेश्चंस. सेक्शन वाइज चलेंगे हम लोग. तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 149(1) में कि कोई भी 148 का जो नोटिस है वो नहीं इशू किया जाए, मतलब नेगेटिव लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है कि नहीं इशू किया जाएगा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए यदि 3 साल खत्म हो चुके हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द केस फॉल्स अंडर क्लॉज बी. यानी अगर 3 साल हो चुके हैं तो जब तक कि वो केस क्लॉज बी में ना आता हो सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया जाएगा केस को रीओपन करने के लिए. और क्लॉज बी ये कहता है कि अगर 3 साल गुजर गए हैं लेकिन 10 साल नहीं गुजरे हैं, यानी 3 से 10 साल के बीच में फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जब तक कि ऐसा ना हो कि असेसिंग ऑफिसर ने के पास उनके पोजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस है जो ये रिवील करता है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ऐसी इनकम जो कि एसेट के रूप में भी रिप्रेजेंटेड हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट, और वो जो इनकम है दैट इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख रुपीज और मोर फॉर दैट ईयर, यानी उसी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का के संदर्भ में आप रीओपनिंग कर सकते हैं अगर 3 साल से ज़्यादा हो गए और 10 साल अभी नहीं हुए हैं, जहाँ पे आपके पास यानी असेसिंग ऑफिसर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट या कोई भी एविडेंस है जो ये रिवील करता है कि इतनी इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स थी वो एस्केप कर गई है, जिसका कोई एसेट भी है, केवल इनकम का ही नहीं,
It should be represented in the form of the asset also. और ये जो इनकम है ये उस पर्टिकुलर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए 50 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट की होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपको जैसे कहीं कोई कागज़ मिल गया या कोई ऐसा एविडेंस मिल गया जिसमें आपको लगता है कि इनकम एस्केप कर रही है असेसमेंट से, लेकिन वो एसेट से रिप्रेजेंटेड नहीं है, क्योंकि असेसी कभी कोई भी इनकम कमाता है तो उसको किसी एसेट के रूप में रखेगा। एसेट वो कैश भी हो सकता है, कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई रियल एस्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसेट दिखाना जरूरी है। यानी 3 साल के बाद का अगर केस हम रीओपन कर रहे हैं तो उसमें 50 लाख से ऊपर का एस्केपमेंट होना चाहिए और वो एसेट के रूप में भी रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, और उसके संबंध में असेसिंग ऑफिसर के पोजीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस होने चाहिए। तभी वो 3 साल के बाद केस को रीओपन करने के लिए प्रोसेस कर सकता है। ऑफ कोर्स जो अप्रूवल्स हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे उसको। उसके बाद 149 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड कि कोई नोटिस सेक्शन 148 का इशू नहीं किया जाएगा एक ऐसे केस में जो कि असेसमेंट ईयर जहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से पहले का है। अगर वो नोटिस जो है नहीं इशू किया जा सकता था उस वक्त, यानी पहले के समय में, क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम लिमिट हो गया था, जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है अंडर प्रोविजंस ऑफ 1B, as they stood immediately before the commencement of the Finance Act 2021। तो जो प्रावधान टाइम लिमिट के पहले थे, ठीक है, उसके संदर्भ में अगर वो टाइम बार हो गया था, तब ऐसा नहीं है कि अब वो पुनर्जीवित हो जाएगा नए प्रावधानों की वजह से और अब आप नोटिस इशू कर पाएंगे। अगर वो 1 अप्रैल 21 के पहले के रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए वो टाइम बार हो गया था अंडर द टाइम लिमिट प्रोविजंस विच वर प्रिवेलिंग अर्लियर, जो 1 अप्रैल 21 के पहले के प्रावधान थे, जो 149(1)B का प्रावधान था 1 अप्रैल 21 से पहले का, उसके अंतर्गत अगर वो टाइम बार हो गया था तो अब वो पुनर्जीवित नहीं हो सकता। ये हो गया पहला प्रोवाइजो। दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि इस सबसेक्शन के प्रावधान जो हैं नहीं अप्लाई करेंगे एक ऐसे केस में, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, that the provisions of this subsection यानी ये जो सबसेक्शन 1 है जो टाइम लिमिट की बात कर रहा है, वो नहीं अप्लाई करेंगे एक ऐसे केस में जहाँ पर जो नोटिस था 153A सेक्शन के अंतर्गत या सेक्शन 153C के अंतर्गत जो नोटिस था उसको इशू करना ज़रूरी था एक ऐसे केस में जहाँ पर सर्च इनिशिएट किया गया था सेक्शन 132 के अंतर्गत, या कोई रिक्विजिशन जो था एसेट के का रिक्विजिशन किया गया था, या बुक्स या डॉक्यूमेंट्स का रिक्विजिशन किया गया था 31 मार्च 2021 से पहले। यानी अगर सर्च ये नए प्रावधान आने से पहले इनिशिएट हुआ है और उसमें नोटिस इशू करना ज़रूरी था क्योंकि सर्च पहले इनिशिएट हो गया था, तो वहाँ पर वो नोटिस इशू किया जा सकता है, क्योंकि जब सर्च पहले इनिशिएट होता था 1 अप्रैल 21 से पहले, तो तब उसका असेसमेंट जो है वो 153A वगैरह में होता था, 153C के अंतर्गत होता था। लेकिन अब प्रावधान बदल गए हैं और उसका असेसमेंट अब 148 में होता है। लेकिन पहले के प्रावधानों के अनुसार अगर सर्च इनिशिएट किया गया था 31 मार्च 2021 या उससे पहले, तो उस केस में वो नोटिस भेज के उसका असेसमेंट किया जा सकता है 153A के अंतर्गत। तो तब ये नहीं होगा कि इसको 148 में करना है।
कारण ये कि उसका सर्च पहले इनिशिएट कर दिया गया था, नए प्रावधानों के आने से पहले, इसलिए उसका असेसमेंट भी करना ज़रूरी है पुराने प्रावधानों में, क्योंकि वो सर्च पुराने प्रावधानों में इनिशिएट हुआ था, इसलिए उसका असेसमेंट भी पुराने प्रावधानों से होना चाहिए। तो इस वजह से ये दूसरा प्रोवाइजो यहाँ पे डाला गया है एक एक्सेप्शन के रूप में। तीसरा प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो कि जब हम लिमिटेशन कंप्यूट करेंगे इस सेक्शन के अनुसार, यानी 149 सेक्शन के अनुसार जब हम लिमिटेशन कंप्यूट करेंगे, तो जो भी टाइम या जो एक्सटेंडेड टाइम एसएससी को अलाउ किया गया था, जो शो कॉज नोटिस उसको इशू किया गया था 148A(b) के अंतर्गत, उसमें टाइम अलाउ किया जाता है कि आप रिटर्न भरिए, या उस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो उस टाइम में या जो भी पीरियड जिसके दौरान प्रोसीडिंग जो 148A की थी वो स्टे हो गई थी, वो वाला टाइम, क्योंकि कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया या कोई इंजंक्शन दे दिया जिसमें उन्होंने स्टे कर दिया, या जो आपने टाइम अलाउ किया शो कॉज नोटिस में रिटर्न भरने का, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करने के लिए ये टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कि कब तक ये असेसमेंट कंप्लीट करना है आपको, तो वो कंप्यूट करने के लिए आप ये टाइम जो स्टे का टाइम है और जो शो कॉज नोटिस का टाइम है, या जो एक्सटेंडेड टाइम है शो कॉज नोटिस का, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर रख दिया जाएगा। उसके बाद चौथा प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट जहां पर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड रेफर्ड टू इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रोवाइजो, यानी इसके जस्ट पहले का जो प्रोवाइजो है वहां पे जो एक्सक्लूजन की बात की जा रही है टाइम पीरियड के, तो जैसे जब हम एक्सक्लूड करते हैं वो टाइम पीरियड को, उसके इमीडिएटली आफ्टर जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल है एक्सक्लूड करने के बाद, जो भी लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है असेसिंग ऑफिसर के पास 148A(d) का ऑर्डर पास करने के लिए, अगर वो टाइम अवेलेबल 7 दिन से कम का रह जाता है एक्सक्लूजन के बाद, तो जो रिमेनिंग पीरियड है, जो 7 दिन से कम का पीरियड है, वो 7 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगा। एंड जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली, और लिमिटेशन पीरियड भी उसी के अनुसार जो है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ दिस सबसेक्शन, जो एसेट वर्ड यूज किया गया है क्लॉज बी में, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एसेट वर्ड जो यूज किया गया उसमें क्या क्या शामिल है, तो एसेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी, जो कि लैंड या बिल्डिंग हो सकती है, या दोनों हो सकता है, या कोई शेयर या सिक्योरिटी हो सकती है, या कोई लोन एंड एडवांसेस भी हो सकते हैं जो उस व्यक्ति ने किसी को दे रखे हैं, या कोई बैंक अकाउंट भी हो सकता है, बैंक अकाउंट डिपॉजिट। ये डेफिनेशन है एसेट की फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कि इस तरह के एसेट के रूप में वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद पार्ट 2 ये कहता है कि इस सबसेक्शन 1 के जो प्रावधान है नोटिस इशू करने के विषय में, वो सेक्शन 151 के प्रावधानों के अधीन होंगे। यानी कि जहाँ पे ये तो टाइम लिमिट फॉर नोटिस की बात कर रहा है, और 151 में हमने देखा है कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो समय सीमा दी हुई है, तो ये उसके अधीन होगा, यानी उससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है उस समय सीमा से। जी, तो 149 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कुछ कहना है? - 149 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
सर वो जो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा सर, वो नहीं समझ में आई बात सर। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई कोर्ट मान लीजिए कि स्टे लगा देता है, आप प्रोसीडिंग कर रहे थे, इसी बीच में एसएससी कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया या इंजंक्शन दे दिया कि भाई स्टे कर दिया, उन्होंने प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया। तो जब प्रोसीडिंग स्टे हो गई तब आप उस टाइम तो वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो टाइम यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है अपनी प्रोसीडिंग करने के लिए। ये बात कही जा रही है। या अगर आप वो शो कॉज का भी टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपने शो कॉज में लिखा, आपने दिया कि भाई आपको मैं इतने टाइम का टाइम दे रहा हूँ कि आप जो है इतने टाइम में रिटर्न भरिए। अगर आपने उसको टाइम अलाउ कर दिया है तो वो टाइम भी प्रोसीडिंग के टाइम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बताइए, इन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है इस पे? और उसके बाद अगर 7 दिन के से कम का समय रह जाता है एक्सक्लूड करने के बाद, तो 7 दिन तक का टाइम 148A(D) के ऑर्डर के लिए मिल जाएगा। और लिमिटेशन पीरियड भी उतने टाइम से एक्सटेंड हो जाएगा। ये सेक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है कि अगर प्रोसीडिंग रुक जाती किसी वजह से, या जो नॉर्मल टाइम जो शो कॉज का है वो हटा के हम टाइम लिमिटेशन रखें। वन 151 में देखिए, यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा भी था, और यहाँ पे 151 में तो केवल ये है कि अथॉरिटीज़ को बताया गया है कि इतना टाइम हो गया तो ये अथॉरिटी होगी, उतना टाइम हो गया तो ये वाली अथॉरिटी होगी। और ये 149 जो है वो टाइम लिमिट फॉर नोटिस है, जो हमने अभी देखा। कि 3 साल के बाद अगर आपको नोटिस इशू करना है तो ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए कि हम 50 लाख से ऊपर का एसेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, जिसका असेसमेंट नहीं हो पाया हो। राइट? इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। ओके, तो कैपिटल गेन में चलते हैं। कैपिटल गेन के प्रोविजंस हैं 45 से हैं, जो कि कंप्यूटेशन का चैप्टर है इस यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ, आप क्या क्वेश्चन आप ला रहे थे? इसके प्रोविजन सारे डील हो गए कि उसमें जब हमने पढ़ा था तो 45, 46, 46A, 47, 47A, 48 ये प्रोविजंस डील हो गए या कोई बचा है प्रोविजन? आप लोगों ने शायद रिवाइज करने की कोशिश की होगी इसको, या आप समझते हैं कि इसको प्रोविजंस को दोबारा किया जाए अगर कवर नहीं हुआ कुछ? सर एक बार दोबारा कर लेते हैं।
So you want me to go through the provision section by section? Yes, sir. ठीक है, आई डोंट माइंड डूइंग दैट। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी जो क्वेश्चन बता दिए क्या था, तो उसको भी बीच में टैकल कर लेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कैपिटल गेन होता है सर, जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक सर मैंने 2016 में ही सर एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में लगाए थे सर, कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए था सर। एंड देन अभी उसको मैंने, चूंकि वो मेरा एनआरई अकाउंट से था सर, तो मैंने उसे 2020 में रिडीम किया है। और शायद 2017 में एक फाइनेंस एक्ट में आया सर कि बस उसके बाद से पहले कैपिटल गेन जो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सर टैक्स नहीं था। 2017-18 में आया सर प्रोविजन की 10% फिर उस पर टैक्स लगेगा सर। तो मैंने तो सर उससे पहले इन्वेस्ट किया था। अब इसके बीच में सर अब हो क्या रहा है सर कि उसमें जब कैपिटल गेन का कॉलम भरना है सर, तो उसमें आ रहा है कि 2018 से पहले का है कि बाद का है सर। और यूट्यूब पे मैंने चेक किया तो उसमें हो रहा है कि आपका 2018 में क्या वैल्यू था वही आपका वैल्यू प्रोक्योर्ड वैल्यू होगा, और फिर आपका कैपिटल गेन उसी बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो सर थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा डाउट था सर कि इन सबको हम कैसे करते हैं। ठीक है, वही पूछ रहा था सर। ओके, तो जो ये चेंज आया है यस सर। वो मेरे ख्याल से सेक्शन 10 में उन्होंने पहले जो एग्जाम्पशन दिया था उसको हटाया गया था। एक मिनट देखते हैं। सेक्शन 10 है, और सेक्शन 10 में ये एग्जाम्पशन था। एक मिनट, लेट मी गो थ्रू दैट। आपने चेक किया था कौन से सेक्शन में एग्जाम्पशन था जो हटाया गया है 2018 से? नहीं सर। एक मिनट में 1038 पढ़ देता हूँ एक बार पहले। देखिए 1038 में सेक्शन 10 डील करता है उन इनकम से जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होगी। ठीक है, टोटल इनकम में शामिल ना करने का मतलब यह है कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स उसी पे लगता है जो टोटल इनकम में शामिल होती है। शायद ये बात आपको पता होगी। जी सर। तो 10 सेक्शन में वो सारे इनकम्स लिस्टेड हैं जो कि टोटल इनकम में शामिल नहीं होती हैं। तो 1038 क्या बोलता है? 1038 कहता है कि कोई भी इनकम आपके पास अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, वो इक्विटी शेयर के रूप में है किसी कंपनी का, या फिर वो एक यूनिट है एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, या फिर वो यूनिट है एक बिजनेस ट्रस्ट का। तो जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आपके पास एक यूनिट था एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, और
उस एसेट को, जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जहां पर वेयर जो ट्रांजैक्शन है वो सेल का ट्रांजैक्शन है, इक्विटी शेयर का या यूनिट का, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो 2004 फाइनेंस एक्ट में जो चैप्टर 6-7 आया था, उसमें जो जब से वो फोर्स में आ गया था उस डेट के अगर बात किया गया है, और वो ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी अगर लगता है, ठीक है, तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्सेशन से। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने उसको एग्जाम कर दिया। ये 2004 से मतलब ये कि 2004 से ये एग्जामेशन शुरू हुआ था, इस वजह से वो एक्ट में लाया गया था कि भी ये हम एग्जामेशन दे रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे हम टैक्स नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है, तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए 1 साल तक आपने उसको अपने पास रख लिया है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पशन है। यहाँ पे पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि जो भी इनकम होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से किसी कंपनी की, उसको हम अकाउंट में लेंगे इन कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट्स एंड इनकम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JB। 115 JB एक बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने का तरीका है जिसके ऊपर कंपनियों को टैक्स देना होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम कंपनियों के लिए सीधा सीधा एग्जाम नहीं करेंगे, बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन में वो आएगा, यानी उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो कि nothing contained in subclause B shall apply to a transaction undertaken on a recognized stock exchange located in any international financial center and where the consideration is paid or payable in foreign currency। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है कोई, जैसे गुजरात वगैरह में हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बने हुए हैं, उसमें सरकार ये कोशिश करती है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहाँ पे फॉरेन करेंसी में भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है। इवन बाहर के एक्सचेंजेस को भी मौका दिया गया कि वहाँ पर वो अपने आप को लिस्ट कर सकें इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। तो इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कर रखा है यहाँ पे कि अगर वो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के लिए नहीं भी चार्जेबल हैं, ठीक है, तो भी हम टैक्स का बेनिफिट दे देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का। ये सुविधा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए दी हुई है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है। तो ये तो उसके बारे में हुआ। अब तीसरा प्रोवाइजो कहता है कि इस क्लॉज में नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज shall apply to any income arising from the transfer of a long-term capital asset being an equity share in a company if the transaction or acquisition other than the acquisition notified by the central government in this behalf of such equity share is entered into or after 1st day of October 2004 and such transaction is not chargeable to security transaction tax under chapter 7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, जो कि इक्विटी शेयर है एक कंपनी में और उसको एक्वायर किया गया है, हालांकि वो नोटिफाइड एक्विजिशन नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया हो इस बिहाफ में, अगर वो नोटिफाइड एक्विजिशन नहीं भी था, ठीक है, और वो 1 अक्टूबर 2004 के बाद किया जा रहा है और जिसपे भले ही वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी चार्जेबल है, तो भी हम एग्जाम्पशन दे देंगे। तो पर्टिकुलर केस है जिसमें कि हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं पुराने ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद यहाँ इन्होंने प्रोवाइजो ऐड कर दिया कि
Nothing contained in this clause shall apply to any income arising from the transfer of a long-term capital asset being an equity share in a company or a unit of an equity-oriented fund or of a business trust made on or after 1st day April 2018. यानी 1 अप्रैल 2018 के बाद ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो ये प्रावधान खत्म होने से क्या होता है कि जो भी एग्जेम्पशन था 1 अप्रैल 2018 के बाद वो नहीं मिलेगा। तो और यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज मेड ऑन फर्स्ट। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर आपने 1 अप्रैल 2018 के बाद किया तो उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे ये बात क्लियर हो जा रही है आपकी? बताइए। जी सर, ये क्लियर हो जा रही है सर। आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है इससे ही नहीं हो रहा है? सर मैंने ट्रांसफर सर इसके बाद किया है सर, 2020 में किया है सर, लास्ट ईयर किया है सर। तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा सर। वो ठीक है सर, टैक्स देना पड़ेगा सर, वो मैं एग्री कर रहा हूँ। उसमें 1 लाख तक का कुछ एग्जेम्पशन। हालांकि देखिए, हम आपका टैक्सेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। किसी का भी टैक्सेशन हो सकता है। हाँ, आप बोलिए। ये सर मेरा ये था कि मेरा सर खुद का ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था सर, मेरा पर्सनल यहाँ पर आ जा रहा था। ठीक है, और मुझे फिर अब वही लग रहा था कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो या तो मैं किसी यहीं से एक्सटर्नल हेल्प ले लूं सर किसी से। बट फिर सोचा सर कि यहीं पर अगर ये चीज पता चल जाए तो मैं खुद इसको डील कर लूंगा सर। देखिए, आपके संदर्भ में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक इनकम टैक्स के अधिकारी हैं और इनकम टैक्स के अथॉरिटी हैं, कह सकते हैं। हम तो अधिकारी ही कहेंगे, क्योंकि इवन हम उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है अधिकारी या अथॉरिटी में। और ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई भी इनकम टैक्स की क्वेरी होती है जी सर, तो मेरा आपसे क्लियर कट एडवाइस है कि नेवर रिलाई ऑन एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर ऑन एनीबडी एल्स, एंड यू शुड डेवलप द कैपेसिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग योर ओन एक्ट, बिकॉज इट इज योर ओन एक्ट। ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्ट नहीं है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा आप में कमांड होना चाहिए आपके एक्ट को इंटरप्रेट करने का। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए कि भाई साहब ये बता दीजिए इसमें कैसे होगा। इस तरह की कमांड आपके, और क्या है कि रीड करके ही साफ आ जाती है, और कोई भी चीज पे तुरंत जवाब कभी नहीं आता है। देखिए, अब आपने कोई सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे दूं खट से, आई एम नॉट दी arbiter of anything. I am not the expert. I am not anything. Basically, you have to derive it from the act itself. Act is the authority. तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, स्टेट अवे प्रोविजन है, हर चीज प्रोविजन से निकल के आती है, और लॉ बहुत ही स्पेसिफिक होती है। तो इसलिए लॉ को पढ़ के ही इंटरप्रेट करना ज्यादा बेहतर होता है हमेशा, हर सिचुएशन में। राइट, तो मैं इसका पूरा कर देता हूँ। जी सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन रेज किया अपने खुद के ट्रांजैक्शन के सिलसिले में, दैट इज फाइन। आपका एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें आपको एक क्वेरी मन में आई, वो आप पूछ रहे हैं, दैट इज ओके। बट नाउ इज द टाइम टू परफेक्ट योरसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एक्ट, नॉट जस्ट दैट एस्पेक्ट व्हिच इज अफेक्टिंग यू पर्सनली। ठीक है, आप ये सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि आपके क्वेश्चन आपके एक्सपीरियंस से अराइज कर रहा है, दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन योर क्वेश्चन शुड ऑल्सो अराइज फ्रॉम एन अर्ज टू नो मोर अबाउट द एक्ट, टू बिकम परफेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। ओके, तो वहां से क्वेश्चन वहां से अराइज होना चाहिए आपके, वहां से भी अराइज होने चाहिए क्वेश्चन आपके पास कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। और ज़्यादातर चीज़ें एक बार आप करेक्ट सेक्शन को पढ़ जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वर्ड ऑफ द लॉ इज द फाइनल वर्ड। ना तो आपको कोई यूट्यूब चैनल कुछ बता सकता है, ना कोई आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ बता सकता है। ओके, यू शुड बी द अथॉरिटी, जिनसे लोग पूछें कि भाई आप बताइए। और चूंकि आप इनकम टैक्स के एम्प्लॉई हैं, यू शुड बी एबल टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन।
or consult another income tax employee, not a chartered accountant. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है अकाउंट्स बनाना. लेट हिम फोकस हिमसेल्फ ऑन अकाउंटेंसी. उसका एक्सपर्टीज अकाउंटेंसी है. लेट हिम डू दैट. We are the persons who have to scrutinize the books of account. We are the persons who have to scrutinize even the act. We have to consult the act and interpret the act. So इसलिए we have to be experts at both. Even at accountancy, we should be better than the chartered accountant. Even at accountancy, income tax में तो होना ही चाहिए हमें better उनसे. Even at accountancy, we need to be better than the chartered accountant. और जब तक वो नहीं होता है, I don't think that हमारा प्रयास पर्याप्त है. Right? This is what I want to clarify on this. जी सर. All right. तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी, चूंकि मैंने इस सब सेक्शन को पढ़ा है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट कर देता हूँ जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी. कि इसमें जो शब्द आया था इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है उसको डिफाइन किया गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में. और उसमें कहा जा रहा है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब है वो फंड जहाँ पर जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, वो इन्वेस्टेबल फंड्स यानी जो फंड्स उसको दिए गए हैं फंड को इन्वेस्ट करने के लिए, वो इन्वेस्ट कर रहा है equity shares in domestic companies to the extent of more than 65% of the total proceeds of such fund. यानी अगर उसको 100 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपये से में से 65 रुपया वो डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगा रहा है. अगर वो डोमेस्टिक कंपनी के उसमें नहीं लगाएगा तो हम उसको एग्जाम्पशन नहीं देंगे. हम ये कहना चाह रहे थे 1038 में जो हम एग्जाम्पशन दे रहे थे 2018 तक, वो एग्जाम्पशन भी तभी मिलता जब वो ऐसे फंड में पैसा लगाया होता जिस फंड ने वो पैसा जो है वो हमारी इंडिया की कंपनीज में लगाया होता टू द एक्सटेंट ऑफ 65%. बाकी वो शेयर्स में ना भी लगाए, किसी और रूप में इन्वेस्ट कर ले, दैट इज ओके. बट 65% जो पैसा है वो इक्विटी शेयर्स में लगा होना चाहिए डोमेस्टिक कंपनीज के. तब जाके उस फंड का अगर आप यूनिट लेंगे, उसको बेचेंगे, तब आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा टैक्सेशन से. और नंबर 2 इसमें कहा जा रहा है कि an equity oriented fund which has been set up under a scheme of a mutual fund specified under clause 23D. तो clause 23D ऊपर जो इसी सेक्शन में दिया हुआ है वहाँ पे म्यूचुअल फंड को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है. तो वहाँ से उद्धृत कर रहे हैं कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऐसा फंड होना चाहिए जो उस स्कीम के तहत सेटअप किया गया हो जिसको 1023D में भी स्पेसिफाई किया गया है. और 1023D में क्या स्पेसिफाई किया गया है ये आपको ऊपर बार बार आपको रेफरेंस के लिए ऊपर नीचे आगे पीछे जाना, जहां भी जरूरत पड़े वहां करना चाहिए. 23 ये है 23D. ठीक है, 23D में कहा जा रहा है कोई भी म्यूचुअल फंड की इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्सेशन से. म्यूचुअल फंड की खुद की इनकम जो है, कैसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए जो कि सेबी के रेगुलेशंस में रजिस्टर्ड हो. नंबर 1, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट 1992 या सेबी एक्ट में जो भी रेगुलेशंस है उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो. ठीक, या फिर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक ने बनाया है या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बनाया है. ठीक है, जिसको कि रिजर्व बैंक ने ऑथराइज किया है कि भाई आप ये बना सकते हैं. और जो भी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है कि ये जो ऑथराइजेशन कैसे कराया जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा. ठीक है, और जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कंडीशंस लगाएगी वो नोटिफिकेशन में जारी करेगी ऑफिशियल गैजेट में. तो ये 2 टाइप के जो म्यूचुअल फंड है ये 1023D में मेंशन्ड है. उसके बाद क्योंकि यहाँ शब्द आया पब्लिक सेक्टर बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, क्योंकि शब्द आया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि भाई वो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, वहाँ से उद्धृत किया जा रहा है. और जहाँ पे सेबी नाम आ रहा है तो सेबी जो है
वो बॉडी है जो कि सेबी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई। दिस इज 1023D। तो 1038 हम पढ़ रहे हैं, 1038 का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। वी गो बैक टू दैट एक्सप्लेनेशन एंड इसमें कहा जा रहा है कि अगला जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन का अगला पार्ट है, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ द फंड shall be computed with reference to the annual average of the monthly averages of the opening and closing figures। तो जब हम कह रहे हैं कि उसका 65% इक्विटी शेयर्स में लगा होना चाहिए, तो जब ये कंप्यूट किया जाएगा कि 65% लगा कि नहीं लगा, तो उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर होते हैं उसका एनुअल एवरेज निकाल के जो परसेंटेज निकाली जाएगी इक्विटी शेयर होल्डिंग की। जो ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स हमारे उसके शेयर्स के आते हैं, शेयर प्राइसेस के, तो वो लेना होगा उसमें। नाउ अगला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की डेफिनेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में दी हुई है। तो सरकार ने जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाए थे, ये इस एक्ट के तहत बनाए थे। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग जो है वो हमारे ही एक्ट के सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया, तो वहाँ से बोरो कर लिया, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन अगर एक जगह कर दी जाती है एक्ट में, तो वहाँ से फिर बोरो कर लेते हैं, बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी कुछ डेफिनेशन, जैसे आपने देखा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की डेफिनेशन है, ये दूसरे एक्ट से भी ले ली जाती है। कुछ डेफिनेशंस ऐसी भी हैं जो डेफिनेशन क्लॉज में आपको नहीं मिलेंगी सेक्शन 2 में, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में हमारे एक्ट के डिफाइंड है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही हो, बीच में भी डेफिनेशंस हैं। कभी कभी सेक्शन 2 में भी आप देखेंगे किसी डेफिनेशन को उन्होंने एक्ट के बीच से उद्धृत किया हुआ है कि वहां हमने डिफाइन कर रखा है, इसलिए यहां हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका सेक्शन 1038। 1038 में जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते थे, 1 साल तक रखते थे, तो उसके बाद अगर आप बेचते थे तो कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता था। ये 4 अप्रैल 2018 तक की पिक्चर थी। लेकिन उसके बाद अगर आप बेचते हैं, भले ही आपने पहले खरीद लिया था, तो उस पर आपका टैक्स लग जाता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा सेक्शन 45 की शुरुआत करा देता हूं, क्योंकि कैपिटल गेन्स के जो सेक्शंस हैं, नॉट दैट आई एम नॉट मतलब डेनिग्रेटिंग एनी फ्रॉम एनी अदर स्पीकर, मैं केवल ये कर रहा हूं कि सेक्शंस आपको बता रहा हूं, सो दैट सेक्शंस के साथ आपका जुड़ाव रहेगा। हो सकता है कि कुछ सेक्शंस आपने पढ़ते वक्त भी कवर किए हो, तो इट कैन फॉर्म एज ए रिवीजन ऑल्सो। ओके, शैल वी स्टार्ट विद कैपिटल गेन्स? यस सर। ऑलराइट, सो 45(1) जो है, इसमें क्या है, 45(1) 1B, 45(2) 2A, 45(3) 45(4) 45(5) 5A एंड 45(6). इस तरह के सब सेक्शंस हैं 45 में। तो इसकी शुरुआत हम कर देते हैं। विल कंटिन्यू इट एंड विल फिक्स द टाइमिंग एंड ऑल लेटर ऑन विद आपसे डिस्कशन करके। तो एक बार देखते हैं कि 45(1) क्या बोल रहा है। 45(1) ये कह रहा है कि कोई भी अगर प्रॉफिट एंड गेन अराइज होता है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके। देखिए, जैसा आपको लेक्चर में भी बताया गया था, अगर किसी कैपिटल एसेट से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ओके, तो वो, या कोई डिविडेंड आ रहा है, वो यहाँ पे टैक्स नहीं होता है कैपिटल गेन्स में। कोई भी एसेट से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, वो कैपिटल गेन में टैक्स नहीं हो रही है। अगर उस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करेंगे, उसके ट्रांसफर से कोई फायदा आपको होता है, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स आता है। मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट था, वो आपने 10 रुपए में खरीदा था और 20 में बेच दिया उसी कैपिटल एसेट को, तो 10 रुपए आपका बचा हुआ जो वो है, वो आपका कैपिटल गेन है। लेकिन उसमें से टैक्स कितना होगा, ये प्रावधान बताएंगे आपको, क्योंकि कुछ एग्जम्पशन दिए जाते हैं, कुछ कैलकुलेशन के मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, तब फाइनली निकलता है कि कितना आपका जो है टैक्स होगा।
तो सारे के सारे जितने भी कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें हैं, वो सारे के सारे एक्ट के सेक्शन से निकल के आते हैं। तो इसलिए आपको सेक्शंस अगर मालूम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स वैसे भी पता है लेकिन सेक्शन नहीं पता, तो भी आप आधा अधूरा अपने आप को महसूस करेंगे। तो इसलिए आपको सेक्शन से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 45(1) क्या बोलता है? 45(1) ये कहता है कि कोई भी प्रॉफिट एंड गेन आपको अराइज हो रहा है क्योंकि आपने एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो सेक्शन 54 भी, ये जितने सेक्शन मेंशन है यहाँ, ठीक है, उसमें उनको अलग रखते हुए जो भी आपका प्रॉफिट एंड गेन होगा वो कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाएगा और आपकी उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा जिसमें वो ट्रांसफर हुआ था। भाई देखिए, पहली बात तो ये कि आपने मान लीजिए 5 साल पहले खरीदा, ठीक है, और बेच रहे हैं आप 5 साल बाद, तो आप ये कहेंगे मैंने तो 5 साल अपने पास रखा उसको, तो मुझे बता दीजिए कौन से साल में मैं उसकी इनकम को शो करूंगा। तो उसको क्लियर कर दिया उन्होंने यहाँ पे। उन्होंने कहा कि वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिसमें आपने वो ट्रांसफर किया है। अब ये जो सेक्शंस हैं इनको अलग क्यों रखा है? क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पशन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कि वो वहां पर आपको कुछ एग्जाम्पशन दिए जा रहे हैं और वो एग्जाम्पशन मद्देनजर होंगे जरूर, वो एग्जाम्पशन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी आपका गेन है वो टैक्स हो जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट को, ठीक है। ये है 45(1). अब 45(1) ए क्या बोलता है? 45(1) ए कहता है कि 45(1) में कुछ भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, इसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, NON ऑब्स्टेंटी, OBSTANTE। जब भी ऐसा क्लॉज आता है उसको कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज। कहने का मतलब ये है कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए यानी एक एक्सेप्शन क्रिएट किया जा रहा है एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा हो उसको नजरअंदाज करते हुए यदि कोई पर्सन है जो कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, एट एनी टाइम प्रीवियस ईयर में कोई भी मनी रिसीव करता है या कोई दूसरे एसेट्स रिसीव करता है किसी भी इंश्योरेंस के अंतर्गत, एक इंश्योरर से रिसीव करता है, यानी जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पेमेंट करती है या कोई एसेट देती है, क्यों रिसीव कर रहा है? क्योंकि उसका कुछ डैमेज हो गया है, कोई कैपिटल एसेट उसका डिस्ट्रॉय हो गया है। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया है? फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, हरिकेन आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या नेचर का कोई भी उथल पुथल हुआ, प्रकृति का कोई भी उथल पुथल से आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो गया, या कोई राइट या सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, या कोई एक्सीडेंटल फायर या एक्सप्लोजन हो गया, या कोई एनिमी का एक्शन हो गया, या आपने एक्शन लिया, आपके देश ने एक्शन लिया एनिमी के साथ कॉम्बैट करने में, तो इन घटनाओं में आपका कोई कैपिटल एसेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके कैपिटल एसेट के डिस्ट्रॉय या होने से या डैमेज होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ पेमेंट किया क्योंकि आपने उसको इंश्योर करा रखा था, उस केस में यदि आपको कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है उस पैसे के रिसीव करने से या उस एसेट से के प्राप्त होने से, जो कोई आपको ऐसा गेन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो चार्जेबल हो जाएगा इस हेड में, यानी कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाएगा। और वो गेन भी जो है चार्जेबल होने के साथ साथ उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में वो मनी या एसेट जो है प्राप्त किया गया है। और साथ साथ सेक्शन 48 के पर्पज से जो भी वैल्यू है उस मनी की या जो फेयर मार्केट वैल्यू है उन एसेट्स की जो प्राप्त किए गए हैं, उस तारीख को, जिस तारीख को वो एसेट प्राप्त किए गए हैं, वो पूरा का पूरा जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका, वो
उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम मान लेंगे सेक्शन 48 के पर्पज से, उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे जो आपने प्राप्त की है या आपको जो अक्रू हुई है एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 48 में डिफाइन किया गया है कि सेक्शन 48 कंप्यूटेशन का सेक्शन है कि कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर एक उन्होंने क्लॉज यूज किया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कितना प्राप्ति आपको हो रही है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं, तब जाके आपके पास कैपिटल गेन निकल के आता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई पैसा जो या एसेट आपको फॉर इंश्योरेंस कंपनी से मिला तो उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा और उस साल की इनकम कैपिटल गेन हेड में मान ली जाएगी जिस साल में वो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है, मतलब जब आपको प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके अब इसमें ये 1B है, मैं 1B और कराऊंगा, उसके बाद आई पुट ए स्टॉप टू टुडेज सेशन। मैं आगे के सेशन हम लोग प्लान करेंगे, we'll try to make them a regular feature, so let us see how we can do that because you can that way connect with the sections. आप देख रहे हैं कि 1B आया है 1/4/2021 से, यानी इसी साल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तभी इटैलिक्स में दिखा रखा है यहाँ पे। 1B क्या बोलता है? 1B कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1, एक और एक्सेप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि जहां पर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम रिसीव कर रहा है कोई अमाउंट अंडर ए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी उसने यूलिप जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है जिसके लिए 1010D में टू विच एग्जाम्पशन अंडर 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 4th and 5th प्रोवाइजो देयर ऑफ। 1010D जो सेक्शन है, हमने देखा था सेक्शन 10 में वो चीज़ें मेंशन है जो टोटल इनकम में शामिल नहीं है, तो वहाँ पे जो भी एग्जाम्पशन है वो अप्लाई नहीं करता है। क्यों अप्लाई नहीं करता है? क्योंकि उसका जो उस सेक्शन का जो चौथा या पांचवा क्लॉज प्रोवाइजो है उसके वजह से अप्लाई नहीं करता है एग्जाम्पशन, और उसमें शामिल है कोई भी अमाउंट जो बोनस के रूप में एलोकेट किया गया है उस पॉलिसी के तहत। तो यानी कि यदि कोई भी अमाउंट आपको मिलता है यूलिप के अंतर्गत या कोई आपको बोनस मिलता है, ठीक है, लेकिन उसका एग्जाम्पशन 1010D में नहीं मिल रहा है आपको, एग्जाम्पशन मिलता तो फिर टैक्स क्यों होता? टैक्स ही नहीं होता। एग्जाम्पशन 1010D में नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि 4th और 5th प्रोवाइजो के अंतर्गत वो आ जा रहा है, तो इसलिए एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा। तो ऐसा कोई भी राशि या ऐसा कोई भी बोनस उस यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉफिट एंड गेन जो आपको अराइज हो रहा है उस राशि के प्राप्त होने से, उस पर्सन को जो प्राप्त हो रही है उसको जो भी अराइज हो रहा है प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट या गेन, वो कैपिटल गेन हेड में टैक्स हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा, और वो उस साल की इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में वो अमाउंट उसके द्वारा प्राप्त की जा रही है, और जो इनकम टैक्सेबल है वो प्रिस्क्राइब मैनर में कैलकुलेट कर ली जाएगी। कहने का मतलब ये कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर आपको कोई राशि मिलती है जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में, या फिर कोई बोनस मिलता है, तो वो राशि उस साल में कैपिटल गेन के रूप में टैक्स हो जाएगी जिस साल में वो राशि प्राप्त हो रही है, और ये जो कंप्यूटेशन होगा कि कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, उसका जो कंप्यूटेशन होगा वो प्रिस्क्राइब मैनर में कैलकुलेट होगा। वो राशि टैक्स हो जाएगी, बल्कि वो राशि चार्जेबल हो जाएगी, वो राशि डायरेक्ट टैक्स नहीं हो जाएगी, चार्जेबल। जो पहले कोई राशि चार्जेबल होती है फिर उस पर टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है कि इस पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो चार्जेबल हो गई वो राशि, उसके बाद कंप्यूटेशन प्रिस्क्राइब मैनर में होगा। कोई बता सकता है प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब क्या है?
Anybody can say what do we mean by prescribe? Anyone? कुछ आइडिया बता सकते हैं प्रिस्क्राइब मतलब क्या है? सर गिवन कह सकते हैं सर। क्या कह सकते हैं? सर इन द गिवन ऑर्डर या इन द मतलब प्रिस्क्राइब्ड। ओके, एनीबॉडी एल्स? एज पर जो उसके नीचे लिखा हुआ सर, जो जिस हाँ, गिवन मैनर में सर, उस मैनर में हम कह सकते हैं। मैनर एज इज प्रिस्क्राइब्ड। तो हम कह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? Anybody else can say anything about this? सर कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आया होगा? Circular या notification? No, that is not correct. Anybody else? Anybody else? जैसा एक्ट बताता है सर वैसा। जैसा एक्ट बनाता है, that is not correct. Not the right answer. और कोई आंसर हो सकता है? नो? सो प्रिस्क्राइब वर्ड का जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 में दिया हुआ है, और सेक्शन 2 ये कहता है कि प्रिस्क्राइब का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, यानी इनकम टैक्स रूल्स में जो चीज प्रिस्क्राइब्ड है। तो जहां भी एक्ट में आपको प्रिस्क्राइब वर्ड नजर आता है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है कि उसके संबंध में कोई रूल बना होगा, और वो रूल इनकम टैक्स रूल्स में है। राइट? तो यहां पर भी जो बात कही जा रही है, हम ये कह रहे हैं कि जब कोई इनकम चार्जेबल हो जाएगी यूलिप से जो प्राप्त हो रही है, चार्जेबल होने के बाद उसका जो इनकम टैक्सेबल कैलकुलेट जब किया जाएगा, उसके लिए प्रिस्क्राइब होगा रूल। तो रूल में जैसे प्रिस्क्राइब्ड होगा उस तरह से इनकम टैक्सेबल कैलकुलेट की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितना महीन डिफरेंस है बिटवीन इनकम चार्जेबल एंड इनकम टैक्सेबल। ठीक है, चार्जेबल हो गया, लेकिन दैट डजंट मीन दैट दैट एंटायर थिंग बिकम्स टैक्सेबल। चार्जेबल होने के बाद a method is provided to compute the taxable income. और प्रिस्क्राइब वर्ड अगर जहां दिया है तो वहां देर विल बी a rule which will help you to do that. So it could be a homework for you to find out the rule that gives us a calculation of this income. ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मीन्स एनीबडी हु इज एबल टू फाइंड दिस आउट, प्लीज पुट इट इन द ग्रुप। ये कौन सा रूल है जो प्रिस्क्राइब करता है कि इनकम टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट की जाएगी जब आपको यूलिप से कोई राशि मिलती है या कोई बोनस की राशि यूलिप में से आपको मिलती है। राइट? तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट कंटिन्यू आवर डिस्कशन। मैं आपके साथ सेक्शंस के डिस्कशन करूंगा, बिकॉज सो दैट आपका जो लर्निंग है वो और मजबूत होती जाएगी साथ साथ। तो विद दैट आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।